नमस्कार। आज हम कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क की एक अहम समीक्षा पर बात कर रहे हैं। आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, मतलब चारों तरफ इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। हाँ, ध्यान बंटना तो जैसे आम बात हो गई है। बिल्कुल। तो ऐसे में वो जो गहरी एकाग्रता होती है, जिसे न्यूपोर्ट डीप वर्क कहते हैं, उसका क्या मतलब रह जाता है? क्या अहमियत है उसकी? सही मुद्दा है। ये समीक्षा इसी बात पर गौर करती है कि ये जो डिजिटल भटकाव है, लगातार फोन चेक करना, नोटिफिकेशंस, ये हमारे काम की क्वालिटी को कैसे गिरा रहा है। और शायद सिर्फ काम ही नहीं, हमारे सोचने के तरीके को भी। हाँ, शायद जीने के अनुभव को भी। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए न्यूपोर्ट के जो मुख्य तर्क हैं, उनके जो सुझाव हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, शायद उससे कुछ ज्यादा गहरा है। चलिए फिर देखते हैं समीक्षा में क्या है, डीप वर्क असल में है क्या। तो समीक्षा का जो सेंट्रल आइडिया है वो डीप वर्क और शैलो वर्क, इन दोनों के बीच का फर्क है। अच्छा। डीप वर्क मतलब वो काम जो थोड़ा मुश्किल हो, जिसमें आपका पूरा ध्यान लगे बिना किसी भटकाव के, और जिससे वाकई कुछ नया, कुछ मूल्यवान बन रहा हो। जैसे कोई उदाहरण? सोचिए कोई रिसर्चर है, किसी मुश्किल प्रॉब्लम पर काम कर रहा है, या कोई राइटर अपनी किताब लिख रहा है पूरी एकाग्रता से। वो डीप वर्क है। समझ गया। और शैलो वर्क वो इसका उल्टा हुआ। हाँ बिल्कुल। शैलो वर्क वो सतही काम है, जैसे बार बार ईमेल चेक करते रहना, ऐसी मीटिंग्स में बैठे रहना जिनका कोई खास नतीजा ना निकले, या सोशल मीडिया पर बस स्क्रॉल करते जाना। एग्जैक्टली। समीक्षा यही कहती है कि हम अनजाने में ही अपना ज्यादातर वक्त इसी शैलो वर्क में लगा देते हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात है। समीक्षा बताती है कि न्यूपोर्ट डीप वर्क को आज के जमाने की एक सुपर पावर मानते हैं। सुपर पावर क्यों? क्योंकि देखिए, आज की जो नॉलेज इकोनॉमी है उसमें दो चीजें सबसे जरूरी हैं। एक, मुश्किल चीजें तेजी से सीख पाना। हाँ। और दूसरा, बहुत हाई क्वालिटी का काम प्रोड्यूस कर पाना। और ये दोनों ही चीजें डीप वर्क से ही आती हैं। तो जिसके पास ये स्किल है वो आगे निकलेगा। ये सुपर पावर वाली बात तो सोचने वाली है। मतलब आज कामयाब होने के लिए ये जरूरी है। हाँ। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, डिस्ट्रैक्शन। ये जो हर वक्त कनेक्टेड रहना है, मल्टीटास्किंग का जो एक भ्रम सा है, और फोन के नोटिफिकेशंस तो हैं ही। समीक्षा कहती है कि ये सब मिलकर हमारी जो ध्यान लगाने की क्षमता है उसे धीरे धीरे कम कर रहे हैं। बिल्कुल। और न्यूपोर्ट का तर्क यही है, जैसे समीक्षा बताती है, कि फोकस कोई ऐसी चीज नहीं जो बस होती है या नहीं होती। ये एक स्किल है, एक मांसपेशी की तरह, जिसे ट्रेन करना पड़ता है। हाँ, ट्रेन करना पड़ता है, मजबूत बनाना पड़ता है। और इसके लिए वो कुछ नियम भी बताते हैं। हाँ, वो 4 नियम। पहला था गहराई से काम करें, यानी वर्क डीपली। मतलब अपने काम के लिए एक ऐसा माहौल बनाना जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सही। शायद फोन ऑफ करके रखना, या ऑफिस में एक खास कोना चुनना, एक रूटीन बनाना। दूसरा नियम थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। ऊब को अपनाएं, एम्ब्रेस बोर्डम। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्रूटिव है, पर सोचिए आजकल जैसे ही थोड़ा खाली वक्त मिलता है हम फोन उठा लेते हैं। सही बात है। तो हमारा दिमाग कभी शांति नहीं होता। न्यूपोर्ट कहते हैं कि थोड़ी बोरियत झेलने की आदत डालनी चाहिए। दिमाग को लगातार उत्तेजना नहीं चाहिए। वो जो खालीपन है वही गहरी सोच को जगा देता है। ये करना मुश्किल है आज के टाइम में, पर शायद जरूरी भी। अच्छा, तीसरा नियम था सोशल मीडिया छोड़ें। हाँ, हालांकि समीक्षा इस पर थोड़ी प्रैक्टिकल है। वो मानती है कि शायद सबके लिए इसे पूरी तरह छोड़ना मुमकिन ना हो। हाँ, शायद ना हो। पर न्यूपोर्ट का जोर इस बात पर है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, अपने लक्ष्यों के हिसाब से करें। खुद से पूछें, क्या ये टूल मेरे लिए वाकई जरूरी है या बस आदत है? मतलब इंटेंशनल यूज। बिल्कुल। और चौथा नियम है सतही काम कम करें। ड्रेन द शैलोज। मतलब पहचाने कि आपके दिन में कौन से काम वाकई अहम है और कौन से सिर्फ वक्त भर रहे हैं। और फिर कोशिश करें कि शैलो वर्क पर कम से कम टाइम और एनर्जी लगे, ताकि डीप वर्क के लिए ज्यादा जगह बने। जैसे शायद दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल देखना, या गैर जरूरी मीटिंग्स को मना करना। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। इन नियमों को समझाने के लिए समीक्षा ये भी बताती है कि न्यूपोर्ट का लिखने का तरीका भी काफी अच्छा है। साफ, लॉजिकल, रिसर्च पर आधारित। हाँ, उनकी राइटिंग स्टाइल की तारीफ है। और उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कार्ल युंग या बिल गेट्स, ये दिखाने के लिए कि बड़ी उपलब्धियां अक्सर गहरे फोकस से ही जुड़ी होती हैं। बिल्कुल। ये उदाहरण बात को और वजन देते हैं।
समीक्षा किताब की व्यवहारिकता को उसकी खूबी मानती है, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि कुछ सुझाव जैसे सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ना शायद सबके लिए हर प्रोफेशन में प्रैक्टिकल ना हो। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो मूल संदेश यही है कि हम अपने समय और अपने ध्यान को लेकर ज्यादा जागरूक हों, ज्यादा इंटेंशनल बने। मतलब ये तय करें कि हमारा ध्यान जो कि सबसे कीमती चीज है वो कहाँ जा रहा है। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो ये समीक्षा डीप वर्क को सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक टूल नहीं मानती, नहीं, बल्कि ये इसे आज के इस भटकाव वाले युग में अपनी खोई हुई एकाग्रता को, अपनी सोच की गहराई को वापस पाने का एक तरह का घोषणा पत्र मानती है। संदेश साफ है, जो गहराई से फोकस करना सीखेंगे वही भविष्य में आगे बढ़ेंगे और शायद ज्यादा संतुष्ट जीवन भी जी पाएंगे। हाँ, ये भी। पर यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है जिसका जिक्र समीक्षा में भी है। हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर सकते हैं फोकस बढ़ाने की, हाँ, लेकिन हमारा जो माहौल है, हमारा समाज, हमारे ऑफिस का कल्चर, वो डीप वर्क को कितना सपोर्ट करता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये जो उम्मीद होती है कि आप हर वक्त अवेलेबल रहें, लगातार मीटिंग्स हों, ओपन प्लान ऑफिस हों, क्या ये सब असल में डीप वर्क के खिलाफ नहीं जाते? बात तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ हमारे व्यक्तिगत प्रयास काफी हैं या हमें अपने आसपास के सिस्टम में भी बदलाव लाने की जरूरत है?